हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूनिटी की नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हो कि हम लोग एसएससी के बदले हुए पैटर्न पर क्लास कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पहले के कुछ क्लासेस में 5 ईयर प्लान के कॉन्सेप्ट को देखा था और आज हम लोग छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत करेंगे। महत्वपूर्ण योजना है, प्रश्न आते रहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक के लिए बनी थी। 1980 ईस्वी में लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की वापसी हुई थी और उसने एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाया। इंदिरा गांधी की सरकार ने जो छठी पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया उसको रिफॉर्म 6th 5 ईयर प्लान कहा जाता है। इस 5 ईयर प्लान में 10 ऑब्जेक्टिव बनाए गए थे, जिसमें इन्वायरमेंट रिलेटेड टॉपिक भी शामिल थे। छठी पंचवर्षीय योजना में पहली बार अर्थात योजनाओं के इतिहास में पहली बार मॉडर्नाइजेशन वर्ड का यूज किया गया। इस पंचवर्षीय योजना में मेंटेनेंस फंड बनाया गया। आप जानते हो कि आज के समय में नाबार्ड, एग्जिम बैंक, ये सब ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो छठी पंचवर्षीय योजना में ही 1982 में नाबार्ड और एग्जिम बैंक की स्थापना हुई। एग्जिम बैंक का मतलब होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। और छठी पंचवर्षीय योजना में ही इंदिरा गवर्नमेंट ने 1980 में 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, नेशनलाइजेशन किया, जिनका NDTL नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी 200 करोड़ रुपया या उससे ज़्यादा था। अर्थात जिन बैंकों में ग्राहकों का जमा 200 करोड़ रुपया या उससे ज़्यादा था, उन बैंकों को भारत सरकार ने राष्ट्रीयकृत किया। उस समय हमारे वित्त मंत्री श्री रामास्वामी वेंकटरमन थे और आपको मालूम होगा कि ये बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। छठी पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1980 में शुरू किया। यह ग्रामीण विकास से संबंधित एक महत्वपूर्ण योजना थी। और छठी पंचवर्षीय योजना के संबंध में एक बात ध्यान में रखिएगा कि यह एक पर्सपेक्टिव प्लान था। पर्सपेक्टिव प्लान कहने का मतलब यह है कि योजना तो 5 वर्ष के लिए बन रही है, लेकिन बियॉन्ड द 5 ईयर, उससे आगे के बारे में सोचना। तो आजकल के समय में योजनाओं का यही पर्सपेक्टिव रहता है। जैसे आप देखते होंगे कि अभी की जो सरकारें हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो आगे का टारगेट लेके चलती हैं कि 2050 में भारत क्या होगा, 70 में क्या होगा, 2040 में भारत की क्या कंडीशन होगी। तो ये पर्सपेक्टिव होता है। तो छठी पंचवर्षीय योजना में कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई थी, जिनमें NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एक प्रमुख योजना थी। ये आज भी न केवल SSC बल्कि बैंकों की परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण योजना का नाम था RLEGP। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, RLEGP रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। और ये वाला भी जो टॉपिक है, ये वाला भी जो प्रोग्राम है, वो आज तक वेरियस टाइप के एग्जामिनेशन में कंटिन्यूस क्वेश्चन पूछा जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना में ही भारत सरकार ने मिसाइल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को शुरू किया, जिसे IMDP कहा जाता है। अब क्योंकि छठी पंचवर्षीय योजना में पर्यावरण को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था, इसीलिए 1980 ईस्वी में सोशल फॉरेस्ट्री की शुरुआत की गई। वास्तव में पश्चिमी भारत में बढ़ते हुए सुखाड़, मौसम की गर्मी और डिफॉरेस्टेशन के कारण जनजीवन में काफ़ी असर पड़ रहा था। इसी कारण सामाजिक वानिकी के कार्यक्रम को शुरू किया गया और उस वक़्त जो ड्राई फॉरेस्ट का किंग कहा जाता है, शुष्क वनों का राजा कहा जाता है, उस वृक्ष का नाम खेजड़ी का वृक्ष है, उसको बचाने के प्रयास किए गए। और
इसके अलावा भारत सरकार ने अर्बन फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री की भी शुरुआत की। साथ के साथ छठी पंचवर्षीय योजना में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह किया गया कि उस समय राशन की दुकानों को बंद कर दिया गया, जिसको हम लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं ना, वो बंद कर दिया गया। मार्केट डोमिनेट करने की शुरुआत हुई थी। हालांकि एक्सपर्ट्स लोगों का कहना है कि ये सही डिसीजन नहीं था और उसमें गरीबों को बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बट उसको फिर बाद में शुरू कर दिया गया था। 7वीं योजना में ये फिर से शुरू हुआ था। छठी पंचवर्षीय योजना के समय ही 1984 ईस्वी में नई दिल्ली में एशियन गेम हुए थे, जिसे एशियाड कहा जाता है और इसका मैस्कॉट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता रहा है। इसके मैस्कॉट का नाम अप्पू है और आज भी दिल्ली में अप्पू घर के नाम का म्यूज़ियम बना हुआ है। सो ये भी परीक्षाओं में क्वेश्चन आते रहते हैं कि अप्पू घर कहाँ पर है। छठी पंचवर्षीय योजना में 5.2% ग्रोथ रेट का टारगेट बनाया गया था, लेकिन हमारी उपलब्धि 5.5% की रही, जो कि एक सफल योजना का प्रतीक है। दुर्भाग्यवश जब ये योजना चल रही थी, हमारे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की 1984 ईस्वी में हत्या हो गई और उसके बाद श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। तो इस पंचवर्षीय योजना को 2 प्रधानमंत्रियों ने चलाया था। यहाँ पर कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे मैं आपको दोबारा बतलाना चाहूँगा कि आपको याद रखना है कि छठी पंचवर्षीय योजना में NREP ये बनाया गया और दूसरा RLEGP ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ। तो अगले किसी क्लास में हम लोग दूसरे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में देखेंगे। हम लोग अपने मॉडर्न इंडिया के हिस्ट्री की क्लास को कर रहे हैं। मैं पहले भी बार आपको बता चुका हूँ कि बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ना है। तो लास्ट क्लास में 1935 के एक्ट से 1936 में चुनाव हुए थे और 7 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, ये हमने पढ़ा था। और कांग्रेस की सरकारों ने 28 महीने में इस्तीफ़ा दे दिया। तो उसके बाद 1940 ईस्वी का साल बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है। उस वर्ष मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था और उस लाहौर अधिवेशन में स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र का प्रस्ताव पास किया गया था। यहाँ पर आप ये ध्यान में रखना कि उस अधिवेशन में पाकिस्तान वर्ड का यूज नहीं किया गया था। आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान वर्ड का प्रयोग किसने किया था। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र थे चौधरी रहमत अली। उन्होंने नाउ और नेवर नाम का एक पॉम्फलेट पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान वर्ड का यूज किया था। देखो, अभी हम लोग जो पाकिस्तान का स्पेलिंग बोलते हैं, उसे स्पेल करते हैं वो PAKISTAN ऐसा होता है। लेकिन चौधरी रहमत अली ने जो पाकिस्तान वर्ड यूज किया था उसमें आई नहीं था। बाकी सारे अल्फ़ाबेट थे बट आई नहीं था, ये ध्यान में रखना। तो 1939-40 ईस्वी के समय में ही महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था, जिसका लक्ष्य राइट टू स्पीच था। इसमें महात्मा गांधी ने आचार्य विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही बनाया था। इस सत्याग्रह को दिल्ली चलो सत्याग्रह भी कहा जाता है। आपको आचार्य विनोबा भावे के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आचार्य विनोबा भावे ने महाराष्ट्र में पवनार आश्रम की स्थापना की थी और रामन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले वे प्रथम भारतीय हैं। जिस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू को महात्मा गांधी का राजनीतिक उत्तराधिकारी अर्थात पॉलिटिकल सक्सेसर कहा जाता है, उसी तरह से आचार्य विनोबा भावे को, जिनका पूरा नाम विनायक नरहरि भावे है, उन्हें द स्पिरिचुअल सक्सेसर ऑफ महात्मा गांधी अर्थात महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कहा जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात
आचार्य विनोबा भावे ने जीवन दान और भूदान आंदोलन को शुरू किया। भूदान आंदोलन उन्होंने आज के आंध्र प्रदेश राज्य से शुरू किया था, जहाँ वे जमींदारों से ज़मीन को, भूमि को दान में लेकर के उसे भूमिहीनों में वितरित करते थे। तो पढ़ते रहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाते रहिए। आगे के वीडियोस में 5 ईयर प्लान और मॉडर्न इंडिया का जो चैप्टर है उसको इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ेंगे। कोशिश करिए कि बड़े नोट्स के पीछे ना भागें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ज़्यादा कोशिश करें, ज़्यादा प्रयास करें। और जहाँ तक इस वीडियो का सवाल है, मेरा टारगेट आपको नई चीज़ों को बतलाना है, जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको समझाना है। आपके ऊपर है, वीडियो देखें ना देखें, सब्सक्राइब करें ना करें, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं, आपका प्रॉब्लम है। पढ़ते रहें। गुड लक फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।